मशीन डिजाइन में जब हम डायनामिक लोडिंग के कारण फेलियर को समझते हैं और फिर उसे डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इस दोनों के बीच की कड़ी में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज इंडरेंस लिमिट। और ये इंडरेंस लिमिट का कॉन्सेप्ट आया है एसएन कर्व से। तो जब तक हम लोग एसएन कर्व और इंडरेंस लिमिट को नहीं समझेंगे, डायनामिक लोडिंग में डिजाइन करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि डायनामिक लोडिंग में एसएन कर्व का क्या मतलब है और इंडरेंस लिमिट क्या है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मशीन डिजाइन के इस सेशन में एसएन कर्व के बारे में जानेंगे और जब एसएन कर्व को समझेंगे तो उसी में एक टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड इंडरेंस लिमिट या फैटिग लिमिट। तो जब हम एसएन कर्व को समझने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको फैटिग के बारे में बताना चाहूंगा कि फैटिग है क्या। मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था कि जब हम मटेरियल पे रिपीटेटिव स्ट्रेस लगाते हैं ना, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगाते हैं और वो कंटिन्यूअसली एक साइकिल में एक्ट करते रहता है, तो हमारा मटेरियल जो है वो अपने फेलियर पॉइंट दैट इज यील्ड पॉइंट से पहले ही कहीं वो फेल कर जाता है। तो इस घटना को हम लोग फैटिग बोलते हैं ना। ये जो फेलियर है दैट इज कॉल्ड फैटिग फेलियर और डायनामिक फेलियर। तो फैटिग फेलियर समझने के लिए ये समझना हमें जरूरत है कि यील्ड पॉइंट के नीचे अगर ये फेल हो रहा है तो वह ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे अगर हम डिजाइन करें तो हमारा मटेरियल कभी भी फेल नहीं हो। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग आज एसएन कर्व को समझेंगे। अब जब फैटिग फेलियर होता है तो ये कैसे हम लोग जानते हैं, इसके लिए आपको फैटिग टेस्ट करना पड़ेगा। फैटिग टेस्ट क्या है? फैटिग टेस्ट सिंपल रोटेटिंग बीम टेस्ट मेथड है, जिसमें कि हमारे पास एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है और उसे हम लोग कंप्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग के तहत उस पे हम लोग उसे यूज करते हैं, जिसपे कि हमारा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में हमारे स्ट्रेस डेवलप होते हैं, इक्वल अमाउंट के टेंसाइल एंड कंप्रेसिव टेस्ट डेवलप होते हैं, जहां से आप कहीं ना कहीं एसएन कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं उसे हम ड्रॉ करते हैं। तो एसएन कर्व कहीं ना कहीं फैटिग टेस्ट का ही आउटकम है, ठीक है। और इसी में हम इंडरेंस लिमिट को समझेंगे। जब हम फैटिग टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास वेरियस ऑब्जर्वेशंस होते हैं और जब हमने उसे प्लॉट किया तो कहीं ना कहीं वो एसएन कर्व में ही रिप्रेजेंट होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एसएन कर्व में ये एस और एन है क्या ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ एस का मतलब है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का मतलब क्या है, कौन सा स्ट्रेस? तो अगर एस को समझें तो एस यहाँ पे आपका है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, जिसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्ट्रेस, which is represented by sigma a। और मैंने बताया था कि जो हमारा स्ट्रेस साइकिल है उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस का डिफरेंस है, अगर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा दैट इज योर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। और ये कहीं ना कहीं हमारा ना y एक्सिस हमारा एसएन कर्व का है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड होगा उसी हिसाब से मटेरियल फेल करेगा। अगर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है तो मटेरियल बहुत जल्दी फेल कर जाएगा। दैट मींस अगर हमारे पास रोटेटिंग शाफ्ट है तो वो बहुत ही कम नंबर ऑफ साइकिल में ही फेल कर जाएगा, और जब स्ट्रेस एम्पलीट्यूड कम होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल सस्टेन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो गया। और दूसरा हमारे पास है एन है जहां पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, या इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि फैटिग टेस्ट में
ना। जैसे ये हमारा शाफ्ट है और इसे जब हम लोग रोटेट कराते हैं, इसके टॉप सरफेस पे अगर टेंसाइल डेवलप हो रहा है तो बॉटम सरफेस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और यही जब 180 डिग्री घूम जाएगा तो यही चीज रिवर्स हो जाएगा ना। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे एक साइकिल कंसीडर करेंगे। तो m जो है दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब लेट्स सपोज अगर ये शाफ्ट है, ये रोटेट कर रहा है, तो मशीन डिजाइन में कहा जाता है कि अगर ये शाफ्ट 10 के पावर 6 रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट कर लेता है विदाउट फेलियर, तो मैं कहूंगा कि ये अपनी लाइफ को अचीव कर लिया है। तो उसे फिर आप कितनी बार भी रोटेट करें वो फेल नहीं मानते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नाउ दिस रोटेटिंग शाफ्ट इज एक्सपीरियंसिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है यू हैव टू कंप्लीट 10 टू द पावर 6 साइकिल। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, आप हम लोग इस चीज को समझेंगे तो कहीं ना कहीं इसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से शुरू हो रहा है 1 2 3 टिल 10 के पावर 6 तक, हमको इसको सेफ रखना है, यही हमारा पर्पस होता है डिजाइन में। ठीक है, तो जो हमारा एक्स एक्सिस है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। आप देखेंगे एसएन कर्व में ना जनरली जो हमारा एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट पे जो हमारा एक्सिस पे रहता है दैट इज वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। यहाँ पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इस शाफ्ट का होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का मान बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इसका फंक्शन है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग एसएन कर्व पढ़ रहे हैं। आई होप पहले आप समझ सकते हैं कि एसएन कर्व क्या है। एसएन कर्व है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटिग टेस्ट। फैटिग टेस्ट जो हम करते हैं उससे जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है, जो डाटा मिलता है, उसे हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा एसएन कर्व के रूप में आता है। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम फैटिग टेस्ट करते हैं तो हमारे पास ना, तो अभी हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 10 के पावर 3 साइकिल और एक है 10 के पावर 6 साइकिल। ये दो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे आपको ग्राफ में वेरिएशन दिखेगा। ठीक है, ऐसे एसएन कर्व बोलते हैं। कई बार मैथमेटिकली इसे आसान बनाने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक स्केल का भी प्रयोग करते हैं। लॉगरिथमिक स्केल में ये फिर हो जाएगा, आप अगर इसके स्केल को देखेंगे तो दिस विल बी योर लॉग बेस 10 इंटू एस, और ये हो जाएगा ना लॉग बेस 10 इंटू एन। तो ये लॉगरिथमिक स्केल में है ना, सिर्फ हम स्केल को रिड्यूस करते हैं, बाकी ट्रेंड सारा एक ही होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपली एसएन कर्व की बात करें। 10 बेस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ 10 के पावर 6 रिवॉल्यूशन है, तो ये फिर जो है वो डिजिट में आ जाएगा। ये 10 के पावर 3 की जगह 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो चलिए पहले हम लोग बाउंड्री सेट कर देते हैं। एक है 10 के पावर 6 और एक है 10 के पावर 3। तो ये हमने दोनों रिस्पेक्टिवली इसको सेट कर दिया। अब आप देखेंगे जब स्टार्टिंग में हमारा ये रोटेट कर रहा है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन शुरू में कम होता है, तो ऐसा देखा गया कि शुरू में हमारा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड किसी भी मटेरियल का बहुत ही ज्यादा होगा ना। तो कुछ इस तरह का ट्रेंड आपको मिलेगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ रहा है इसमें हमारा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का वैल्यू घट रहा है। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, हमने कुछ देखा। फिर जब हम देखते हैं जैसे ही हमारा 10 के पावर 3 से 10 के पावर 6 के बीच साइकिल जाता है तो ये और भी ज्यादा ना डिक्रीज करेगा, इसका स्लोप काफी ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर ये इसको कंटिन्यू लेट सपोज अगर करता ना तो कहीं यहां पॉइंट आता, बट ये और स्टीप हो जा रहा है, स्टीपर कर्व होते जा रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है ना, डिक्रीजिंग यहां पे है, ट्रेंड नीचे की ओर आ रहा है। और फिर क्या देखा गया कि जब उसे अगर वो 10 के पावर 6 अचीव कर लिया तब उसमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जो है वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो हमारे लिए बाउंड्री पॉइंट्स हैं जो हम गौर कर रहे हैं, अगर इन सारी पॉइंट्स को अगर हम लोग ध्यान दें, दीज आर द फेलियर पॉइंट्स ना। इस चीज को समझना, ये जो है हमारा फेलियर पॉइंट है। कहने का मतलब है कि अगर इस बाउंड्री के अंदर अगर हम हैं तो हम सेफ कहलाएंगे, मतलब हमारा मटेरियल कंपोनेंट सेफ है। और अगर इस रेड लाइन के अगर हम बाहर हमारा अगर वैल्यू लाइक कर रहा है, साइकिल लाइक कर रहा है, ये हमारा फेल रीजन है, डिजाइन के हिसाब से यह फेल है ना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं तो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि किसी भी स्थिति में दिक्कत नहीं हो। ठीक है,
चलिए मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं वो सिंपली फेरस एलॉयज के लिए है, खास करके स्टील के लिए है। अलग नॉन फेरस एलॉय के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, जिसे हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो रीजन है, इस रीजन में स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसे हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रेस साइकिल ना। ये जो रीजन है हमारा हाई स्ट्रेस साइकिल है ना, और ये लो फैटिग साइकिल भी कहलाता है। तो इसको हम लोग रीजन वाइज बना देते हैं। लेट्स सपोज ये रीजन ए है, ये रीजन बी है, और इसे हम लोग ले लेते हैं रीजन सी। तो रीजन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर रीजन ए को समझेंगे एसएन कर्व में, तो ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड हाई स्ट्रेस साइकिल। मतलब इस साइकिल में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत कम है, लो है ना। तो यहां पे लो हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, ये लो फैटिग साइकिल कहलाएगा। और चूंकि स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एस का वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हाई स्ट्रेस साइकिल। तो दो नाम है इसका, इसको हाई स्ट्रेस साइकिल रीजन भी बोल सकते हैं, या हम लोग लो फैटिग साइकिल भी कहते हैं। दैट मीन्स यहां नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कम है ना, यहां पे ना हमारा साइकिल कम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लो फैटिग साइकिल, क्योंकि सारे फैटिग साइकिल ही है ना। और स्ट्रेस ज्यादा है तो देखोगे कि फेलियर होने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये कर्व जो और डिक्रीज करता है, तो जो बी रीजन है ना, यहां पे हम देखेंगे स्ट्रेस ये यहां तक था लगभग, अब स्ट्रेस घट गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा बी सेक्शन है ना, हम लोग इसे देख सकते हैं, जो हमारा बी रीजन है रिस्पेक्टिवली वो हमारा हो जाएगा लो स्ट्रेस साइकिल या हाई फैटिग साइकिल। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है फैटिग से, ऑल आर फैटिग साइकिल ना। हाई और लो हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 के पावर 3 to 10 के पावर 6 तक है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अंदर हमारा सेफ है, और इस पॉइंट के बाहर अगर हमारा वैल्यू स्ट्रेस का आ रहा है रिवॉल्यूशन में, वो फेल है। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब अगर हम लेट सपोज इस वैल्यू के हिसाब से अगर डिजाइन करते हैं, मान लेते हैं ये स्ट्रेस वैल्यू के हिसाब से डिजाइन अगर करते हैं, तो ध्यान से देखिए ना, तो यहां तक 10 के पावर 3 तक तो ये हमारा वैल्यू ठीक है, लेकिन इसके बाद ये आगे चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस साइकिल में आके ये फेल हो जाएगा, तो भी डिजाइन हमारा अनसक्सेसफुल हो गया। चलिए अब मान लेते हैं कि हम यहां कहीं इस स्ट्रेस वैल्यू को यहां से हटा के लेट सपोज हम थोड़ा और कम कर देते हैं, यहां आ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहां आए, तो यहां अगर स्ट्रेस आए तो यहां से देखेंगे कि यहां तक आपका लगभग मटेरियल सेफ है, क्योंकि इस रेड लाइन के अंदर है। लेकिन इस साइकिल के बाद ध्यान से देखेंगे, इस साइकिल के बाद जैसे ही हम जाएंगे ये मटेरियल फेल कर जाएगा, या 10 के पावर 6 साइकिल पे देखेंगे तो मटेरियल फेल कर जाएगा। लेकिन हमें डिजाइन ऐसा करना है ये मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो 10 के पावर 6 साइकिल को पार कर जाए। तो इसीलिए तो यहां पे हमारे लिए हमें एक ऐसा स्ट्रेस का वैल्यू सिलेक्ट करना होगा ना, जो कहीं ना कहीं ना, अगर हम यही स्ट्रेस वैल्यू सिलेक्ट करें, ठीक है, ये स्ट्रेस वैल्यू सिलेक्ट करें, तो इसके बिलो अगर ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू अगर हम अपने मशीन मेंबर में डेवलप करें ना, या इसके नीचे हम वर्किंग रेंज को रखें, तो हमारा किसी भी स्थिति में हमारा मटेरियल फेल नहीं करेगा। दीज आर द, मैंने आपको बताया था, दीज आर द फेलियर पॉइंट्स। तो अगर इसके रीजन अगर हमारा वर्किंग स्ट्रेस हो ना, तो ये आप देखोगे कि किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ध्यान से समझना है, किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए हमारा डिजाइन सेफ हो जाएगा। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू है इसी का नाम है इंड्योरेंस लिमिट या फैटिग लिमिट। तो आई कैन से दैट इंड्योरेंस लिमिट या फैटिग लिमिट जो है ना, डायनामिक लोडिंग में हमारा एक तरह से फेलियर पॉइंट है। हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रेस ही हमारा फेलियर पॉइंट है
ना। यद्यपि अगर इससे ऊपर हम जाते हैं तो इस रीजन में सेफ होगा, लेकिन इस रीजन में हमारा फेल कर जाएगा। तो आपका बस डिजाइन का पर्पस यही है, यू हैव टू कंप्लीट 10 के पावर 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप इसके या इससे नीचे अगर आप हो तो डेफिनेटली यू आर सेफ ना। तो ये जो इंड्योरेंस लिमिट है, ये इसे ही हम लोग मानते हैं एक तरह से फेलियर स्ट्रेस इन डायनामिक लोडिंग, कि इससे ज्यादा ऊपर हमको नहीं जाना है। हो सकता है कि इसके ऊपर जाएं वैल्यूज में तो कुछ साइकिल के लिए आप सेफ हो, लेकिन 10 के पावर 6 साइकिल तक आप सेफ नहीं रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इंड्योरेंस लिमिट क्या है। अब यहीं पे अगर आप चाहो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते हैं ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमारे लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना। यहां पे समझते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम अगर यहां पे लिखना चाहें इस स्ट्रेस में तो कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो इंड्योरेंस लिमिट जो है हमारे लिए मटेरियल का एक ऐसा लिमिट है कि जिसके नीचे अगर हमारा स्ट्रेस है, जिसके नीचे हमारा अगर वर्किंग स्ट्रेस है, तो मटेरियल कभी भी डायनामिक फेल नहीं करेगा। और आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया भी था, चूंकि ये फैटिग फेलियर है और फैटिग फेलियर में कभी भी हमारा ना इंड्योरेंस लिमिट जो होगा, ध्यान रखना है, इंड्योरेंस लिमिट जो है वो यील्ड पॉइंट से कम ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। जनरली मटेरियल जब स्टैटिक लोडिंग में होगा यील्ड पॉइंट पे फेल करेगा ना, और डायनामिक होगा तो कहां फेल करेगा, इंड्योरेंस पे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फेलियर स्ट्रेस इन डायनामिक लोडिंग। अब यहां पे हम लोग समझ सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और डिजाइन में तो आपको जानना ही पड़ेगा, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सिंपल, फेलियर स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। ध्यान से समझना है, फेलियर स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। इसके 4 नाम हैं, मैं आपको चारों नाम बता रहा हूं, वर्किंग स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारा इस चारों नाम है, आप लोग नोट कर लेंगे ना, वर्किंग स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या रोल है ना। लेट सपोज मैं मान रहा हूं कि हमारे लिए, आई एम एज्यूमिंग ना, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम ले रहे हैं 4। जनरली ये याद भी रखिएगा, इंडस्ट्री में 3 to 4 जो है हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा रखते हैं। अगर 4 लिया और मान लेते हैं इंड्योरेंस हमारा कितना है, दैट इज 400 पास्कल। चलिए तो अभी अगर कहता है ना, 2 केस लेंगे, एक में ले रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 और एक में ले रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 1 ना। दोनों केस को 1 by 1 समझेंगे एग्जांपल के थ्रू आप, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। अगर मेरा इंड्योरेंस लिमिट मटेरियल का है ना, ये आपको कहां से मिलेगा, आपको टेस्टिंग से मिलेगा, फैटिग टेस्ट से मिलेगा ना। जिस तरह से मटेरियल में यील्ड पॉइंट हमारा उसका प्रॉपर्टी है, अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस ना, इलास्टिक, उसी तरह हमारा मटेरियल में इंड्योरेंस लिमिट भी हमारा उसका प्रॉपर्टी है, जो कि फैटिग टेस्ट से हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। तो यहां पे अगर मैं इंड्योरेंस अगर 400 मेगापास्कल है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, तो यहां पे व्हाट विल बी द डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस ना। आप इसको अगर समझें, मैंने बताया था डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस एक ही है ना, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको उधर कर देंगे, फेलियर स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज नथिंग बट सिग्मा ई बटा एफओएस, और यहां देखेंगे केमिकल या सिग्मा ई। दैट मीन्स आपके मैकेनिकल मेंबर के लिए 400 मेगापास्कल तक लिमिटेशन है। 0 से 400 मेगापास्कल डायनामिक लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो, उतना तक अगर हमारा स्ट्रेस है तो मटेरियल सेफ रहेगा। लेकिन जैसे ही 400 को क्रॉस करेगा मटेरियल फेल कर जाएगा, भले ही उसका यील्ड पॉइंट 700 800 मेगापास्कल हो, लेकिन वो 400 पे फेल कर जाएगा, ठीक है। चलिए जब हम डिजाइन करते हैं तो हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हम एक्सट्रीम पॉइंट पे कभी भी डिजाइन नहीं करते। हमारा वर्किंग जो है हम बहुत कम रखते हैं। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल में बता रहा हूं, अगर हम केस 2 में डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस को देखेंगे, दैट इज सिग्मा ई बाय 4, दैट इज नथिंग बट 400 बाय 4, तो कहीं ना कहीं 100 मेगापास्कल, ठीक है। मतलब आपको जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेंगे तो ध्यान से समझिए, अभी हमारे लिए ना फर्स्ट केस में ये सेफ रीजन था, अब जब हम आप करेंगे तो फिर आपका सेफ रीजन कहीं कुछ यहां हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, दिस विल बी योर डिजाइन स्ट्रेस, दैट इज
100 मेगा पास्कल। ठीक है, अब समझिए, हम जान रहे हैं कि इंड्योरेंस यहां है, लेकिन आपका कहेगा कि सर आपका वर्किंग रीजन यही है ना। इमेजिन करिए आपके शाफ्ट का वर्किंग रीजन यही है, इसको आप क्रॉस करेंगे तो फेल कर जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। तो वहां पे आप देखोगे, या जो आप अगर देखोगे डिफरेंस, ये 400 है, आप मैंने वैल्यू लिया है, ये 100 है, दैट इज 300 मेगा पास्कल जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बफर का काम कर रहा है, या इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व स्ट्रेंथ। ध्यान से समझना है, यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे उतना ज्यादा बफर में रहेगा, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा है। मतलब गलती से अगर इस स्ट्रेस से वैल्यू क्रॉस कर गया तो मटेरियल टूटेगा नहीं ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, हमारा हीरो होंडा बाइक है ना, उस पे हमारा कहता है कि मात्र इट इज डिजाइन फॉर 2 पीपल ना। लेकिन इंडिया है, वो भी जानता है कि इस हीरो होंडा पे 2 नहीं 3 हो जाते हैं, 3 से फैमिली बढ़ के 4 हो जाता है, तो एक टंकी पे भी बेचारा बैठ जाता है। तो क्या आपका मोटरसाइकिल टूट जाता है? नहीं टूटता है, क्योंकि वहां पे बफर स्ट्रेंथ वो जानता है कि हमारा कस्टमर है, कितना भी हम उसको लिमिटेशन देंगे कि इसके अंदर सर लोड रखिए अपने बाइक पे, लेकिन वो उसको बढ़ा जरूर देगा ना। कभी दोस्त का ही पार्टी है, 4 आदमी ठूस के बैठ जाएगा, तो क्या बाइक टूट जाती है? नहीं, कभी नहीं टूटेगी। हाँ, इंजन के परफॉर्मेंस में जरूर फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हमारा बाइक टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेता है। ये रिजर्व स्ट्रेंथ, बैकअप स्ट्रेंथ आपको बताता नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में बैकअप स्ट्रेंथ आपके लिए रखता है। और यही कारण है कि डिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जब ज्यादा कैलकुलेट करते हैं तो वो ज्यादा दिन तक चलता है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। आप लोग ब्रिज देखते होंगे ना, कहा जाता है कि ये ब्रिज है 50 ईयर्स के लिए बनाया गया है। क्या आप मुझे बताइए, जैसे ही 50 ईयर कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ही ब्रिज टूट जाता है? नहीं टूटता है, वो फिर भी 2, 4, 5 साल और चलता है। लेकिन उस सारे चीज की एक लाइफ होती है ना, तो वो लाइफ है ना 50 ईयर्स, लेकिन उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा हम इतना ज्यादा लेते हैं कि 50 साल की जगह 55, 60 साल चलता है, और आपको एक बफर टाइम मिल जाता है, तब तक हम पैरेलल में दूसरा ब्रिज कंप्लीट कर लेते हैं। बाद में या तो उस ब्रिज को मरम्मत करके कंटिन्यू करते हैं या उसे कोलैप्स कर देते हैं ना। चलिए, तो वही मैं बता रहा था कि अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे ज्यादा लेंगे, आपका वर्किंग रेंज घटता चला जाएगा, और जितना ज्यादा वर्किंग रेंज कम होगा ना, आपके लिए बफर स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तो आपके लिए डिजाइन करना उतना अच्छा होगा, आपका मटेरियल उतना ज्यादा सेफ रहेगा कंपोनेंट में का, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया एसएन कर्व के बारे में। एसएन कर्व क्या है ना, तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि क्या मैं अगर ये वैल्यू लूं ना स्ट्रेस का, मान लेते हैं सिग्मा 1, क्या ये हमारा डिजाइन स्ट्रेस हो? कहिएगा नो सर, ये 10 के पावर 3 तक जो है वो हमारा जरूर सेफ रीजन में है, क्योंकि इस लाइन के अंदर है। लेकिन जब हम 10 के पावर 3 से 10 के पावर 6 साइकिल तक जाएंगे, ये फेल हो जाएगा। हमको सर ऐसा वैल्यू स्ट्रेस, फेलियर स्ट्रेस लेना है जिसपे आप 10 के पावर 6 तक तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो, और इसको अगर आप पार कर लिए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यही एसएन कर्व है। इंड्योरेंस लिमिट इसके लिए डिजाइन, इसी के आधार पे डिजाइन करते हैं। ये एक तरह से फेलियर स्ट्रेस कंसीडर होता है ना, तो ये आपका हो गया इंड्योरेंस लिमिट, या इसे हम लोग फैटिग लिमिट भी कहते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया स्टील के लिए। हाँ, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि एसएन कर्व में ना, ये तो फेरस के लिए था। अगर हम नॉन फेरस मटेरियल के लिए देखें, अगर हम नॉन फेरस मटेरियल के लिए देखें, तो उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है। उसका ग्राफ जो है थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, जरा इसको समझिए ना। चूंकि स्टील कॉमनली यूज होता है, इसलिए आपको मैंने ये इसका ग्राफ बताया। अब कुछ और सैंपल हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि नॉन फेरस एलॉयज, खास करके एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब भी काफी कॉमनली इंजीनियरिंग मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं। और आप पढ़े होंगे मटेरियल साइंस में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि नॉन फेरस के यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं होते हैं, वहां पे प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट होता है। ऑफसेट मेथड से हम लोग, साइंटिस्ट लोग, अलग से एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहां भी है। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से हाइपरबोलिक कर्व की तरह रहता है ना, और इसमें भी इंड्योरेंस लिमिट डिफाइन नहीं होता है। तो कहोगे सर इंड्योरेंस लिमिट डिफाइन है तो डिजाइन कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारा पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉयज का बना है, तो उसको क्या छोड़ देंगे? नहीं। तो उसके लिए है, जैसे ये अगर हमारा एन एक्सिस है
तो इसमें खास करके एल्युमिनियम एलॉयज में 10 के पावर 8 साइकिल को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट मानते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और ये जहां इंटरसेक्ट कर गया वही इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इंटरेंस लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जो हमारे लिए क्राइटेरिया है वो है 10 के पावर 8 साइकिल। ध्यान रखना है उसमें 10 के पावर 6 था, लेकिन एल्युमिनियम खास करके ध्यान रखना है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एलॉयज, या सिंपली एक लाइन में हम बोले तो नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, तो दिस विल बी द आवर क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा हो गया एसएन कर्व के बारे में ना फॉर एल्युमिनियम। मैंने आपको एंड्योरेंस लिमिट के बारे में भी बताया, मैंने आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डायनामिक लोडिंग का भी फॉर्मूला बताया ना, ये भी बताया कि एंड्योरेंस लिमिट जो है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है, एंड्योरेंस लिमिट जो है हमारा मटेरियल का, वो हमेशा यील्ड स्ट्रेस से कम होता है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आप जैसा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लें, चलिए ये हमारा हो गया। अगर इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहें ना, ये हमारा 10 के पावर है, ये हमारा ये है, आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर लॉगरिथमिक स्केल लेते हैं log बेस 10, ये हमारा पॉइंट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 8, दिस विल बी योर इक्वल्स टू log 10 बेस दिस, तो दिस पॉइंट विल बी 8, log 10 बेस सिग्मा ई ना। तो ये मैंने आपको एक एसएन कर्व के बारे में आइडिया दिया और एसएन कर्व को जानना बहुत जरूरी है। कभी भी आप अच्छा इंटरव्यू देने जाएंगे, खास करके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, बार्क हो गया, एमपीसीएल हो गया, हेवी वाटर बोर्ड हो गया, उधर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, उधर आपको एसएन कर्व में लेके जाएगा। जैसे हमारा स्टैटिक लोडिंग में स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन डायग्राम होता है, सिमिलरली डायनामिक लोडिंग में हमारा एसएन कर्व होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है और ये दोनों आप जैसे स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए और एल्युमिनियम के लिए आप याद रखते हैं, उसी तरह एसएन कर्व भी आप स्टील और एल्युमिनियम के लिए भी याद रखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग इस टॉपिक में फेलियर समझ चुके हैं क्या है, लोडिंग समझ चुके हैं क्या है, तो अगले सेशन में हम लोग डिजाइन कंडीशन पे आएंगे। तो 3 थ्योरी दिया गया है जिसके आधार पे हम डायनामिक लोडिंग को डिजाइन करते हैं ना। एक गर्बर पैराबोला इक्वेशन है, दूसरा गुडमैन इक्वेशन है और तीसरा हमारा है सोडरबर्ग इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन जानेंगे, तीनों के वर्किंग फॉर्मूलाज जानेंगे और वही आपके लिए डिजाइन फॉर्मूला होगा डायनामिक लोडिंग के लिए। ठीक है, तो अभी इस सेशन को यहीं पे कंटिन्यू यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, अगले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, ईश्वर करे ऐसे ही आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, डिजाइन को अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ना, बिंदास रहिए, मन लगा के पढ़िए ना। तो अभी हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।